कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस जर्नी के ऐसे स्टेज पे आ जाता है जब वो ग्रोथ कर्व को छोड़ के एक स्टैग्नेंसी के स्टेज में आ जाता है। और ये क्यों होता है, इसका सीधा सीधा जवाब है टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में तकलीफ होना चालू हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस डिले करते हैं। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे साथ है CFO पल्स कंपनी के ओनर ओमकार डुमरी जी, और ये हमें बताएंगे कि किसी भी बिजनेस को इस स्टैग्नेंसी के दलदल से हम कैसे निकलें। हेलो ओमकार जी। सो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि स्टैग्नेंसी के लेवल में आने के बाद वो किस तरीके से इस समस्या से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर ये एक देखा जा रहा है फ्रेमवर्क कि जितने भी एक बिजनेसेस है अर्ली स्टेज में बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं, उसके बाद एक फेज आता है कि जो ये ग्रोथ कर्व है एकदम प्लेटो हो जाता है, एकदम स्टैग्नेंसी पे चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? हालांकि ये सवाल जैसे मैंने कहा कि बहुत पॉपुलर है, बट आंसर्स बहुत कम लोगों के पास है। तो एज यू राइटली सेड, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जब अर्ली स्टेज बिजनेस है तो हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो ऑप्शंस लेने, जो डिसीजन लेने की, कितने एम्प्लॉयज़ है, आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो गए या कस्टमर्स हो गए, या ओवरऑल आपका जो भी सेटअप है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपका ऑपरेशन सेटअप है तो कितने असेंबली लाइन है, ये सब चीज़ें एक लिमिटेड नंबर पे। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग काफ़ी ईजी है कंपेयर टू जब एक बिजनेस बढ़ने लगता है तो उसके ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहले क्या होगा कि आपके पास गिन चुन के 5, 6, 7, 8, 10 एम्प्लॉयज रहेंगे। अभी आपके पास डिपार्टमेंट है, उस हर डिपार्टमेंट का हेड की जरूरत है, लेकिन आप उस स्टेज पे हो कि हर डिपार्टमेंट को एक कोई हेड नहीं। तो सारे डिसीजंस कौन कर रहा है? बिजनेस ओनर्स। कोई भी समस्या आ रही है, किसके पास आ रहा है? बिजनेस ओनर्स। बिकॉज हमारे पास क्या है, एक बिजनेस ओनर है और एक जूनियर टीम है, मिसिंग मिडिल लेवल मैनेजर्स है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि हर डिसीजन या जो भी कोई बिजनेस कर रहा है वो ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए कर रहा है। जहाँ पे पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है? फाइनेंस। और जहाँ पे फाइनेंस आ रहा है वहाँ पे जरूरत है एक फाइनेंशियली ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम की। ओके। कोई भी स्ट्रेटेजी ले रहे हो तो एक फाइनेंशियली बैक डिसीजन लेना है। So वो मिसिंग है। फाइनेंशियली बैक डिसीजन ड्रिवन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये आप कैसे करते हो? मैं कैसे करता हूँ, उससे अच्छा ये है कि ये क्यों होना चाहिए और कैसे करना चाहिए रादर टू अ कंपनी। आज की डेट में क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंट्रीज और इन जनरल ऑपरेशन डेटा एंट्रीज टू बी कैप्चर्ड एक एंटिटी में होने चाहिए, जो हालांकि हो रहे। लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनके अकाउंटिंग सिस्टम्स में कुछ ना कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं, बुक कीपिंग मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेटा मेंटेन कर रहे हैं। सेल्स वाली टीम में सेल्स का डेटा मेंटेन कर रही है, परचेस वाले परचेसेस का कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरीबडी इज मेंटेनिंग अ डेटा। नाउ द ब्यूटी इज नॉट इनटू मेंटेनिंग दिस डेटा, ऑब्वियसली डेटा हैज टू बी मेंटेन, बट द ब्यूटी लाइज कि हम इस डेटा को कैसे यूटिलाइज करें, हाउ वी हार्नेस द पावर ऑफ डेटा एंड यूज इट इन डिसीजन मेकिंग। सो एट CFO Pulse, one of the key role which we play that we ensure that this data first of all is streamlined, वो accurate है, वो सही से किया जा रहा है, क्योंकि वही सबसे बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में बैकलॉग देखिए आप डेटा एंट्रीज का, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज़ हम करते हैं कि once we know that data is accurate, we help you build those kind of a right reporting systems. Okay. Because just having a data is of no use if you are not building good reports out of those data, which are to be used by management and owners. तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। ओके। अगर मेरे पास आज नंबर्स नहीं है, इवैल्यूएशन करने के लिए प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, एक ओनर अपने गट फीलिंग बेस पे डिसीजन लेते जा रहा है, दिस इज ओके फॉर अर्ली स्टेज कंपनी। बट आप जैसे बोल रहे हो कि एक स्टेज आता है, उसके बाद आपको हर डिसीजन में एक डेटा ड्रिवन बैकिंग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ओके। जिसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना है। सो ओमकार, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एन एग्जांपल जहाँ पे डेटा ड्रिवन डिसीजंस की वजह से किसी कंपनी में कुछ चेंजेस हुए या फिर उसका फायदा हुआ है? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइक रिसेंटली वन ऑफ आवर क्लाइंट, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि दे हैव लाइक अराउंड 200 people's team across different offices, branches, locations. They wanted to understand कि appraisal policy क्या होना चाहिए, कितना appraisal लेना चाहिए. So one of the key question, we were sitting in the boardroom and it came like, should we give a flat percentage and then do KPI KRA. अभी KPI KRA क्या करना है सबको ही पता है,
बट एक्चुअली बजट कितना है? यू नो, यू कांट जस्ट गो एंड से दैट ओके हमने इतना ग्रोथ लिया है, XYZ% ग्रोथ लिया है, XYZ अमाउंट, एंड दैट इज द एंटायर अमाउंट आउट ऑफ विच 50% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन आवर एम्प्लॉइज. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो वी स्टार्टेड एनालाइजिंग, सो वी टुक देयर एंटायर 4-year डेटा इन फैक्ट कि हाउ मेनी यू नो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, उनकी सैलरीज क्या है, पे पैकेजेस क्या है, और इनकी कंपनी की ग्रोथ क्या हुई. सो यू नो व्हाट हैपेंस, यू कांट गो आल्सो एंड चेक दी ओनली अकाउंटिंग डेटा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर आर लॉट ऑफ अदर फाइनेंशियल डेटा विच इज मे नॉट बी अवेलेबल डायरेक्टली इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो उसके लिए आपको डेटाबेस भी उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए. सो जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि सेल्स ग्रोथ लेके ये कंपनी अपना यू नो अप्रेजल दे रही थी. तो सेल्स ग्रोथ शुड नॉट बी अ पैरामीटर एट फर्स्ट प्लेस. तो फर्स्ट प्लेस पैरामीटर हमने चेंज किया. हमने देखा कि यार आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज शुड बी योर वन ऑफ द क्राइटेरिया टू गिव अ हाइक. उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से है, कितना टॉप मैनेजमेंट से है, तो आप किटी को सेग्रीगेट कीजिए. ओके. फिर की मैनेजरल पर्सन की अप्रेजल पॉलिसी बहुत अलग होनी चाहिए, बिकॉज ही माइट बी होल्डिंग अ ट्रेड सीक्रेट और ही इज सिंस ही इज अ की पर्सन, सो इफ टुमारो ही इज नॉट देयर, यू नो सम ऑपरेशन में गेट इम्पैक्टेड वेरी हेवीली. सो ये सेग्रीगेशन करना डिपार्टमेंट वाइज, क्या स्ट्रक्चर रखना है, कितने परसेंटेज रखने हैं, एंड देन किटी कितना रखना है आपको ओवरऑल, और कैसे इसका बजट होना चाहिए, ओके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है. सो ये कंप्लीटली इसके डेटा सेट्स क्रिएट करेंगे हम लोग, पूरी रिपोर्ट्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, एंड देन आपके पास एक हाथ में आएगा कि यार कितना अप्रेजल देना है, कितना हाइक देना है. ओके. So like this there are many decisions, like lot of companies ask us कि सर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में तकलीफ हो रहा है, कैश फ्लोज में इश्यूज है. 90% आंसर्स आपके डेटा में ही आपको मिलेंगे. ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप एज अ वर्चुअल सीएफओ के सर्विस में आंसर करते हो. परफेक्ट. सो सीएफओ पल्स एक वर्चुअल सीएफओ या आप बोल सकते हो आउटसोर्स सीएफओ सर्विस कंपनी, जिसके अंडर बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग यू वर्चुअल सीएफओ सर्विस, जिसका एक फंडामेंटल बेस ही है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. ओके. बिकॉज फाइनेंस में, एमएसएमईज में या एसएमबीज में आप बोलो, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस में, एज आई सेड अकाउंटिंग सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जीएसटी फाइलिंग करना है, टीडीएस रिपोर्टिंग करना है, कहीं ना कहीं टैक्स भरना है. अकाउंटिंग इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि मुझे अपना डेटा एक्चुअली डिटेल में मॉनिटर करना है, ट्रैकिंग रखना है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग ओनर्स को अपने नंबर्स पता नहीं होते, पता होते, बट बहुत हाई लेवल पे. मोटा मोटी सेल्स कितना हुआ, पिछले महीने धंधा कितना हुआ, कितना पैसा रिकवरी आना बाकी है, एंड सो थिंग्स, बट दे मे नॉट नो इन डिटेल कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कैश फ्लो क्यों स्टक हो रहा है, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग इन डेप्थ FP&A बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस. सो ये एक वर्चुअल सीएफओ काम कर रहा है. अगर एक बड़ी कंपनी है तो एक सीएफओ का रोल है ऑब्वियसली, और बड़ी कंपनी में तो इट इज नॉट जस्ट अ सीएफओ, इट इज हिज एंटायर टीम. सीएफओ के अंडर देयर इज फाइनेंस कंट्रोलर, देयर इज अ ट्रेजरी हेड, देयर इज अ फाइनेंशियल हेड, फिर उसके बाद अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, जूनियर एनालिस्ट, ऐसी बहुत सारी बड़ी टीम होती है. सो ये लैकिंग है अभी. मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था. व्हेन यू आर सेइंग यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन अ वर्चुअल वे, आप वर्चुअल आप वर्चुअल सीएफओ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट अगर इफ देयर इज अ कंपनी हु वांटेड टू हायर अ फुल टाइम सीएफओ और they have already onboarded consulting firm. Correct. तो उन दोनों के डिफरेंस में आपकी सर्विसेज अलग क्या? Perfect. So पहले बात करते हैं फुल टाइम सीएफओ. So first thing first, like full time CFO will not be completely cost effective for you. When I'm saying cost effective, I don't mean that it will not be affordable to you. शायद आप बोलोगे आप बहुत ज़्यादा हेवीली फंडेड स्टार्टअप हो तो यू कैन इवन अफोर्ड टू हैव अ फुल टाइम सीएफओ जिसका पैकेज में भी 30 lakhs 40 lakhs पर एनम है, आप अफोर्ड कर सकते हो. बट कैन यू यूटिलाइज हिम फॉर एंटायर 20 days, 20-25 days जो भी आपके वर्किंग डेज? नो, बिकॉज योर बिजनेस में नॉट बी दैट कॉम्प्लिकेट कि आपको फुल टाइम सीएफओ की सर्विस चाहिए. सेकेंडली, जस्ट हैविंग अ फुल टाइम सीएफओ from your industry domain, will it help? Because let's say if you are an e-commerce startup और या फिर आप एक automotive component manufacturing company, तो when you are looking for a full time CFO, you will always look for somebody who is from your same industry domain. Correct. बट वो एक लिमिटेशन है ना कि वो टेबल पे उतना ही नॉलेज लेके आएगा जो उस इंडस्ट्री के रिलेटेड. हाई चांसेस ऑफ दैट. बट वेयर एज इफ यू गो फॉर अ वर्चुअल CFO, it is not only him. There is a team of CFOs with a diverse industry experience. So they may have industry experience of the chemical industry also, automobile also,
you know, they may have a experience of a refractory industry also, and so many, like as I said, so diverse industry experience brings a diverse base industry practices on the table, which will help you build a company which is not the best in that sector but best in across or overall industry. Okay. So that is the advantage. Now, yeah, the second question to answer, like, you know, there are other consultants also. Obviously, there are a lot of consultants. You know, virtual CFO एक coiner, एक, you know, buzzword हो गया है in the industry. It was something which was not very popular, but it has become popular in last 6, 7, 8 years. So everybody calls them a virtual CFO. The stark difference which we have, we are a pure CFO services firm. When I say pure CFO services, so there are a lot of companies which are providing accounting, outsource accounting, Okay. combined with GST filing or TDS filing, and some taxation related advisory and such kind of a services which are traditionally provided by a chartered accountant. Okay. And bundled together, they call it as a CFO service. Okay. But this is not a CFO service. This is more like probably running a virtual financial or accounts department or outsourced. सेकेंडरी एक अकाउंट डिपार्टमेंट आपने एक ऑडिट के लिए या फिर नजर रखने के लिए डाल दिया. Exactly. This is not even a start of a CFO. CFO or rather finance starts where all these things end, where your accounting ends, where compliance ends. Okay. Finance is a journey which builds on the foundation of accounting, and that is where CFO Pulse comes into picture. So under CFO Pulse, we have a 4-stage model of services. Okay. Yeah. What is this 4-stage model of service? Because it's sounding quite fascinating. Correct. क्या है exactly? So as the name says, 4 stages. We deliver our services in a 4 stages for our client. So those 4 stages are built on 4 pillars, which we call data, report, analyze, advise. So the first, you know, data. So what we do, we call it CFO Shield. So Okay, CFO Shield. Shield, yeah. Okay. So Shield, as the name suggests, you know, it acts like a firewall. Okay. ये मतलब एक सुरक्षा चक्र है. ठीक है, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आज काम कर रहा है साइलोस में. उसके बाद आपके कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट जो भी है, वो भी उनका काम कर रहे हैं. Okay. आई एम नॉट सेइंग ये गलत काम कर रहे हैं या ये इनके काम में कुछ कमियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. बट क्या एज अ बिजनेस ओनर आपको पता है कि ये करेक्टली हो रहा है, नहीं हो रहा है. आपके पास कोई सेकंड चेक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, राइट, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है. आप तो गारंटी लेते हो कि यार मेरे यू नो डिवाइस में कोई वायरस नहीं है, आई एम नॉट एक्सेसिंग एनी अनऑथराइज्ड, सिक्योर्ड है एंड ऑल. बट फिर भी आपको बोला जाता है ना कि एक फायरवॉल होना चाहिए, एक एंटीवायरस होना चाहिए. तो हम वही है, हम एक बिजनेस के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक फायरवॉल है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की फायरवॉल है. व्हाट वी एंश्योर अंडर CFO शील्ड कि ये जो भी प्रैक्टिसेस काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है या इनके कंसल्टेंट कर रहे हैं, दे आर राइट. सो हमारी टीम है ये इंश्योर करते हैं कि इनका काम है करेक्ट हो रहा है, करेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो एवरी मंथ CFO शील्ड टीम एक्चुअली विजिट्स द ऑफिसेस और द साइट ऑफिसेस ऑफ दिस क्लाइंट्स एंड एंश्योर जो भी इन्होंने काम किया है, वेदर इट इज बेसिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंट्री, या इन्होंने कंप्यूटेशन की है, TDS के, GST वर्किंग बनाए, जो भी बनाए, फाइलिंग भी जो हुए फ्रॉम देयर टैक्स कंसल्टेंट या जो भी कंसल्टेंट इनका है, तो वो करेक्ट हुआ है कि नहीं. Why this is important? Because let's say अभी you know we are talking in जून 2025 का जो भी एडजस्टमेंट्स होने, जो भी एंट्रीज होने, जो भी करना है, वो जून 25 में क्लोज होना चाहिए, मैक्सिमम जुलाई में. करेक्ट. अगर जून 25 की चीज मैं अगस्त 26 को यू नो लेके बैठूंगा, तो हु विल रिमेंबर? अगस्त 26 में आपका CA है, जो भी ऑडिटर है, ही इज आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चन अबाउट जून 25 ट्रांजैक्शन. बाय दैट टाइम आपका शायद अकाउंटेंट भी छोड़ के नया अकाउंटेंट आया रहेगा, या यू नो सो मेनी थिंग्स वुड हैव हैपेंड. हु वुड रिमेंबर कि इस महीने में क्या हुआ था, या क्या करना है, या इसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है. सो month-to-month closure of books of accounts is one of the key highlight जो हम स्टेज 1 में करते हैं. सो CFO शील्ड टीम का ये एक एडवांटेज है. इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम आपकी फैक्ट्री तक विजिट करते हैं. डजंट मैटर यू नो द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज पता चलती है, वहाँ पे कितना कॉस्ट लीकेज है पता चलता है. तो ऑपरेशंस का भी एक यू नो ओवरव्यू आ जाता है. सो आप कॉस्ट लीकेजेस के बारे में भी पहले से ही पूरा तैयारी करते हैं? एब्सोल्युटली. सो there are 2 types of leakages. First of all, there is always a information leakage in many of the organizations. So what is information leakage? For example, certain transaction हो रहे ground level पे, तो वो सही से कैप्चर ही नहीं हो रहे सिस्टम में. क्यों? क्योंकि
फैक्ट्री, स्टोर्स डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इसके रिलेटेड जो भी लोग हैं ये एक रिमोट लोकेशन पे है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो भी HR, मार्केटिंग वाले लोग हैं, हेड ऑफिस वाले ऑफिसेस, सारे कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेशन एक अलग जगह पे। सो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो बेसिक डेटा एंट्री हो रही है वहाँ से इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को पास होती है एंड देन हेड ऑफिस यूजुअली मेक्स दी ट्रांजैक्शन एंट्रीज। बट हु इज एंश्योरिंग कि फैक्ट्री लोकेशन पे करेक्टली एंट्रीज कैप्चर हो रही है, करेक्ट इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, आर दे मिसिंग और नॉट? क्योंकि अगर अगेन ये चीज पाइल अप होते जाती है, ये ओवरनाइट इमीडिएटली नहीं क्रॉप अप होता है, इट पाइल्स अप ओवर द पीरियड एंड देन सडनली यू फाइंड वन डे कि अरे इतना इतना इन्वेंट्री में गैप है, फिजिकल में इन्वेंट्री 20,000 है और सिस्टम में लेट्स से ओनली 8,000। ओके, सो 12,000 क्वांटिटी की इन्वेंट्री का है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। सो दिस काइंड ऑफ गैप्स क्रॉप्ड अप कि यार प्रोडक्शन एंट्री कुछ और ही बता रहा है, स्टोर्स के पास कुछ और ही एक्चुअली फिजिकली अलग ही सिनेरियो है। एग्जैक्टली। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मंथ टू मंथ रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहे। और मंथ टू मंथ रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम बात करें SMBs की, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस या MSMEs, इनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये मंथ टू मंथ रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। ऑलरेडी बैंडविड्थ कम है, टीम साइजेस लीन है या छोटी है बिकॉज उतनी ही रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। करेक्ट। सो दिस इज वेयर somebody coming as a outsource CFO providing you these services also along that helps। इसीलिए हमने ये स्टेज 1 डिफाइन किया है। बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कहे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर आपके CA और ये लोग वो आपके बिजनेस के जो आंकड़े हैं वो एक कागज पे लिखना, एक एक्सेल में लिखने का काम करते हैं। करेक्ट। एंट्री करने का उनको पढ़ने का काम करता है। बिल्कुल समझता है। बिल्कुल। सो somebody is just doing a data entry, data record, जो हमारे घर पे भी हमारी मम्मी या कोई भी घर पे करता है, हिसाब किताब रखते हैं। पर उस हिसाब किताब रखने के बाद उस डेटा को पढ़ना, वो अपने को मतलब आपके बिजनेस को क्या इंडिकेट करना है उसे समझना और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करना, ये काम एक सिंपल भाषा में कहूँ तो CFO का है। तो स्टेज 1 में मैंने जैसे बोला कि CFO शील्ड है। स्टेज 2 पे आता है जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात करते हो। यहाँ पे हम हेल्प करते हैं, हम एक ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स बना के लिए। ओह वाओ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉर एग्जांपल कि हम एक ऑटोमेटेड MIS लाते हैं। सो आपकी डेटा एंट्री कहीं पे भी हो, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टक है और यहाँ पे आता है हमारा सॉल्यूशन, जहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसको यूटिलाइज करके हम लोग एक ऑटोमेटेड MIS डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। रीडिंग दिस डैशबोर्ड्स आपको किसी अकाउंटेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है। ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि आप आपके अकाउंटेंट को कॉल करेंगे मंडे को कि मुझे ये रिपोर्ट ट्यूसडे को देखनी है, वो रिपोर्ट आते आते वेडनेसडे हो जाएगा, उसके बाद उसमें करेक्शन होके फिर से आने में थर्सडे फ्राइडे हो सकता है एंड देन फाइनली सैटरडे को आपको फाइनल रिपोर्ट मिल गया। तो जो डिसीजन आपको ट्यूसडे लेना था वो डिसीजन लेते लेते आपको सैटरडे संडे या नेक्स्ट मंडे भी आ सकता है। सो जो डिले वाला पार्ट मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उसका सोल्यूशन ना, तो ये सॉफ्टवेयर, ये पावर BI के टूल्स एग्जैक्टली इन डैशबोर्ड की वजह से डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। सो जो ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स हम बना देके दे रहे हैं तो इसमें आपको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। दीज आर कंटिन्यूअसली एक्सेसिबल टू यू, इमीडिएटली आपके हर टाइम स्क्रीन पे है, ऑटो रिफ्रेश पे है। सो जैसे डेटा एंट्री हो रही है यहाँ पे डैशबोर्ड से रिफ्रेश हो रहे हैं। सो रियल टाइम इनसाइट्स, रियल टाइम डेटा मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर MSMEs बिकॉज व्हाट दे फील कि ये बहुत एक कोई बड़ा फैंसी सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, 10-20 लाख की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या बहुत फैंसी ERP लेना पड़ेगा। ओके। और तभी ही पॉसिबल है। हाँ, बिकॉज जितना मेरा नॉलेज था, हमें CRMs या ERP इन चीजों की मदद से ही इस टाइप के इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ यू आर सेइंग दैट आप एक टूल के मदद से यही इंफॉर्मेशन बिल्कुल इजीली डिराइव कर रहे हो। एब्सोल्युटली, कोई फैंसी सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर यूजिंग एज बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज समथिंग लाइक टैलीज हो, या आप एक्सेल में भी रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हो एज अ स्टार्टअप फॉर योर अकाउंटिंग सिस्टम्स। सो वी विल एंश्योर कि एटलीस्ट उसको फिनिश देके हम लोग एक अच्छा डैशबोर्ड्स आपको क्रिएट करके दे सकते हैं, जहाँ पे आपको लेट्स से रेवेन्यू डैशबोर्ड है। सो आपको आपके सारे सेल्स के नंबर्स दिख रहे हैं, सेल्स कस्टमर वाइज, सेगमेंट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, सेल्स का एजेंट वाइज या आपके प्रोडक्ट वाइज, कि आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरा हीरो प्रोडक्ट कौन सा है, तो कहाँ पे मुझे ज्यादा पैसा लगाना है, सो ऑल दिस डैशबोर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। फिर एक्सपेंस के डैशबोर्ड कर सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली पैसा खर्च हो रहा है,
कौन से हेड में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, अप्रैल में कितना खर्चा किया था वर्सेस मई में कितना किया वर्सेस जून में कितना किया, सेल्स इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या there is weird trend. So like this, creating a dashboard is our stage 2. We call it CFO dashboard. Okay. And then see what happened, Rohan. Like for example, you are a business owner. There are so many business owners over here, and mostly what happens, business owners may not necessarily always or their systems may not necessarily always understand जो dashboards हम बना के दे रहे हैं. Okay. Because it may have some complex interpretations. कि यार हमने फॉर एग्जांपल लिवरेज रेशियोज डाल दिए उसमें, या ऑपरेटिंग लिवरेज रेशियोज है, वो बोल रहा है मैं 1.25 से 1.75 आपका ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज हो गया. इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज दिस मीन? करेक्ट. ऐसे बहुत सारे नंबर्स है. सो यू नीड रिक्वायर समबडी जो ये डैशबोर्ड्स को देख के उसको यूटिलाइज करे इन द बिजनेस. अगेन चैलेंज क्या हो रहा है कि बिजनेस ओनर मे बी एबल टू यूटिलाइज इट, बट डज ही हैव अ बैंडविड्थ? करेक्ट. उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो डे टू डे ही विल सिट. And again, on the part of accountants, they are already choked with the bandwidth of doing data entries and everything. So they may again necessarily neither have a capability, they may not have a bandwidth again. Okay. So यहाँ पे हमारा stage 3 पे हम लोग we call it CFO lens. CFO lens. So as the name suggests, it's like we are a lens in front of business owner. Help you analyze your financial numbers. Okay. Based on the dashboards which we have created, then हम लोग एक detailed report बनाते हैं. एवरी मंथ हम लोग एक मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग होती है हमारे क्लाइंट्स के साथ. सो ये फिजिकल मीटिंग होती है आपके? इन पर्सन मीटिंग होती है. वाओ. यस. सो इन पर्सन मीटिंग इसलिए क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवनेस आता है. बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग, इस टाइप के सर्विसेज देने वाले बहुत मैंने कंपनीज देखी है जो ये वर्चुअल ही करती है. यस. दैट्स व्हाई वो एक कनेक्ट नहीं बन पाता क्लाइंट से. एंड नाउ यू आर सेइंग मी आप इन पर्सन पूरी मीटिंग्स करते हो? ऑल मीटिंग्स आर इन पर्सन. And monthly performance review meeting में it's like there is no time limitation. Okay. So it's not like कि ये meeting 1 घंटे का चलेगा and 2 घंटे का चलेगा. Sometimes it goes beyond 3 hours also. Sometimes it is wrapped up in 2 hours. Depending on कैसे Q&A चलता है. Because ये monthly performance review meeting में ही बहुत ज़्यादा revelations होते हैं. ओनर्स के क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा क्यों, ये नंबर पे क्या करना चाहिए, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए. क्योंकि जब मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आपके ओडी लिमिट का इतना यूटिलाइजेशन हुआ है, इतना होना चाहिए, लेकिन दे माइट आस्क मी कि व्हाट इज द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस. मेरे बिजनेस के लिए मैं जो ओडी लिमिट रख रहा हूँ वो सही है, कम है, ज्यादा है, आई एम ओवर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड मनी, या आई एम अंडर यूटिलाइजिंग दी अंडर लिवरेजिंग दी पावर. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका डेट कितना है वर्सेस आप रेवेन्यू कितना कर रहे हो. करेक्ट. आपको और डेट लेना चाहिए या आप ऑलरेडी ओवर लिवरेज हो. ओके. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. दे माइट बी वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग का बजट कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री क्या कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ, या मेरा एम आई स्पेंडिंग टू मच ऑन सैलरीज एंड एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे कितना करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो इन दिस केस being a CFO, providing this CFO lens stage 3 service, this is a stage where we partners actually are directly involved. Okay. We sit with you and we are helping you walk through the entire report and understand कि how the numbers are looking at and what they are telling. Okay. इसी पीरियड में लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ क्या था वर्सेस अभी क्या है और ये क्यों है. ओके. एंड द ब्यूटी इज यहाँ बैठ के हम लोग एक फ्यूचर फोरकास्ट का अंदाज लगा सकते हैं. अगर हम लोग मंथली मॉनिटर करें तो हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ पे आगे चल के हमें ये इशू हो सकता है, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे हमारा बजट एक्सीड हो रहा है, वी आर रनिंग आउट ऑफ द मनी, हमारा रनवे खत्म हो रहा है एज ए स्टार्टअप, ये हमें थोड़ा अर्ली स्टेज पे पता चल सकता है, या कहाँ पे हमारे कॉस्ट लीकेजेस हो रहे हैं, सो ऑपरेशनल कॉस्ट कहीं पे हाई जा रहा है. सो दिस इज द ब्यूटी. इफ यू स्टार्ट ट्रैकिंग नंबर्स, sky is the limit. Wow. Yeah. So this is a stage 3, and at the stage 4, the name is CFO brain. So data report analyze तक हम आ गए. Last stage as I said is advice, which we call it CFO brain. So again, entrepreneur अपनी जर्नी खुद तय कर रहा है. वो अकेला है in his business to take a decision. He may have a lot of friends, but your friends cannot be always your necessarily business guide or advisor. Correct.
So you required somebody who is also has an experience of advising other businesses Okay. in terms of strategic business management. So Hmm. there a CFO pulse role comes. We act like a second brain. कोई भी डिसीजन है, लेट्स से आप बोल रहे हो यार मुझे अभी अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना है, बहुत सुन रहा हूँ ईस्ट अफ्रीका में बहुत सारे बिजनेस मूव है, मुझे भी करना है, ये ओनर का एक डिसीजन है और रादर हिज एम्बिशन है. इसका एक स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि अफ्रीका अगर जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है और वर्सेस उसका बेनिफिट क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, लोकली Okay. क्या रेगुलेशंस है, हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे भी मार्केट फिट है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड सी. Okay. आई एम नॉट अ मार्केटिंग एक्सपर्ट. You may hire a marketing research team and they might guide you कि वहाँ पे मार्केट क्या है, कितना खर्चा होगा, कैसे होगा. बट बजट क्या होना चाहिए, कितनी टीम साइज रखेंगे, क्या रखेंगे, कैसे इसको कॉस्ट स्लाइड बना सकते हैं, व्हाट कैन बी द अर्ली स्टेज मॉडल. तो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन इसका पूरा एक करना है, इसका प्रोजेक्शन बनाओ, मॉडलिंग करो, इसको ओनर के सामने प्रेजेंट करो, ओनर के साथ बैठ के डिसाइड करो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करो. तो ये काम करने के लिए एज अ CFO ब्रेन स्टेज 4 वी हेल्प यू डू Okay. दिस. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. ओनर में वांट टू शट पर्टिकुलर डिवीजन या ही में वांट टू डाइवर्सिफाई. आज एक लाइन ऑफ बिजनेस में, कल को कोई अलग लाइन में बिजनेस ओपन करना है. अभी एक टू व्हीलर असेंबली का बिजनेस है एंड सेलिंग मोटर व्हीकल EV. कल को बोलता है मुझे बैटरी भी असेंबल मुझे ही खुद करना है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, व्हाटएवर, या डाइवर्सिफाई करना है. हर डिसीजन के पीछे एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन की जरूरत है. करेक्ट. क्या ये डिसीजन वाइज है, फाइनेंशियल नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसका कैपिटल बजटिंग करना है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, तो ये करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है. एंड दैट इज वेयर एट द स्टेज 4 वी कम. So these are the stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. CFO Shield, CFO Dashboard, CFO Lens, and CFO Brain. Okay. All these stage. All this is 4-stage model. 4-stage model. If you notice, we started from data and we ended with advice. Correct. It is a journey of a data to decision, Okay. which we are planning for you. With data, then report, then analyze the numbers, and then advise you. So ये framework है. And this framework, if you see, आपने नोटिस किया मैंने कहीं पे भी GST के बारे में नहीं बोला. Yeah. मैंने कहीं भी नहीं बोला कि हम आके अकाउंटिंग करेंगे, आपको मैं अकाउंट आउटसोर्सिंग के लिए कोई पर्सन दूंगा. Correct. कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपका टैक्स स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा या टैक्स प्लानिंग करूंगा. So if you look at this is completely a different role from your traditional role of your consultant, chartered accountant या any accounting experts or tax consultant. Okay. ये रोल है, ये CFO का रोल है. Okay. यहाँ पे एक फाइनेंस की जर्नी बिल्ड हो रही है. So अभी हम जब बात कर रहे हैं, you are giving constant example of manufacturing companies, or you talked about a company who's having 200 employees with them. करेक्ट. CFO Pulse कौन से सेक्टर्स में काम करता है? My first question. My second question is, how big company should be to have a virtual CFO for them? सो CFO Pulse कोई सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं है कि एक ही सेक्टर के लिए कोई काम करता है. सो वी हैव वर्कड सो फार विद मैन्युफैक्चरिंग predominantly. We have worked with startups, mainly e-commerce startups as well as tech-driven startups. We have worked in services company also, whether it is healthcare, cosmetic services, clinical research organizations. So ऐसे unique services में IT software solution services companies. So we have worked also in trading companies also. It is like B2B trading company. Power electronics, forklifts. There are so many products B2B में जो trading करते हैं. We also work with specialty chemical companies. So it is across the board. There is no limitation for CFO Pulse because finance fundamentally means it. आज कोई भी business कर रहा है तो वो sales धंधा बढ़ाने के लिए कर रहा है, profit कमाने के लिए कर रहा है, जैसे मैंने बोला पैसा कमाने के लिए कर रहा है. Correct. So even if you are not for profit business, you still have a finance in your place. वो एक डायलॉग है ना, वो हर्षद मेहता वाले इसका, कि सिलेबस कितना भी पुराना हो या नया हो, हर किसी के इसमें प्रॉफिट नाम का सब्जेक्ट रहता है. इट इज सिमिलर लाइक दैट. एग्जैक्टली. सो जहाँ तक फाइनेंस है तब तक वहाँ पे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है, और जहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है वहाँ पे CFO Pulse का काम हो सकता है. ग्रेट. दूसरा जो आपका सवाल है कि किस स्टेज पे CFO सर्विस की जरूरत है, तो ऐसा कोई कैटेगरिकली स्टेज नहीं है, बट if you are a 10 employee company also you may require a CFO. One of my client
जिनका 1.5 करोड़ बस टर्नओवर था, एंड दे हायर्ड अस बिकॉज दे रियलाइज कि उनके टीम को या उनके बिजनेस को CFO सर्विसेज की जरूरत है एट अर्ली स्टेज इटसेल्फ. टुडे दैट कंपनी इज अराउंड 30 करोड़. Wow. Yeah, within a span of 2.5 years, in fact. So tremendous growth. Okay. Obviously, I'm not taking credit for that growth at all. I'm just telling you what that owner saw. कि expert people for expert team. Correct. जो काम मुझे मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं उसमें नहीं आना चाहता. जो मेरी एक्सपर्टाइज है मैं उस पर फोकस करता हूँ. तो दे थॉट कि फाइनेंस इज नॉट देयर एक्सपर्टाइज. So they believed in us, trusted कि finance इनके expertise है, इन्हें handle कर लीजिए. This way they did it for all other business function also. And as a result, you see when owner focuses only on the business growth, जो उसके expertise है, या शायद हो सकता है कि owner operations में expertise held करता हो, तो owner उस पे focus करेगा तो business ऐसे grow होगा. Correct. अगर owner हर department में जाते हैं घुसेगा और try करेगा, especially finance में, तो वो सर्कल में घूमता ही रहेगा. Correct. वो एक ट्रेजेक्टरी में ग्रो नहीं होगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई मीन टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज रियली नॉट ऑन एनी पैरामीटर, बट हम एक कोशिश करते कि हम एक असेसमेंट करें, गैप एनालिसिस करें. ओके. कि आपको CFO की जरूरत है या नहीं है. CFO पल्स, जैसे आपने कहा कि 1.5 करोड़ की कंपनी थी, दैट एक्सपांडेड इनटू 25 और 30 करोड़ कंपनी. इस तरीके से अलग अलग भी आपको आपके पास एग्जांपल्स होंगे, आपके पास केस स्टडीज होंगे अलग अलग सेक्टर्स के. सो कैन यू मेंशन सम ऑफ देम? बिल्कुल. फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा था, एक कंपनी है जो ट्रेडिंग कंपनी है एंड दे आर इनटू ऑटोमोटिव कंपोनेंट ट्रेडिंग्स में है. व्हाट वी रियलाइज when we visited first time for them for a meeting to understand the problem statement. So बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट शायद ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है कि दे हैव 2 डेटा सेट्स. सो अकाउंट्स के लिए दे आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक अ टैली, एंड प्रोडक्शन, परचेज, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, डिस्पैच, इसके लिए दे वर यूजिंग ERP. एज अ रिजल्ट 2 डेटाबेस उन्होंने क्रिएट करके रखे थे, और जब भी उनके मंथली एनालिसिस या रिव्यू मीटिंग्स होते थे, they were not getting any accuracy of in terms of the reports. Plus उनको उन्हीं के profitability की या financial data की visibility नहीं थी. Okay. So firmly नहीं बोल पाते थे कि ये correct numbers है. And every time क्या होता था कि as a result इसका impact आता था कि उनके जो भी regulatory reporting है या taxation है या advanced tax calculation है, obviously उसमें either shortfall होता था या excess pay कर बैठते थे. मंथ टू मंथ मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही है एज अ बिजनेस ओनर, अगर मैं आज 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकता तो क्या फायदा है. करेक्ट. सो डजंट मैटर आप कितना टर्नओवर करो, अगर बियॉन्ड टर्नओवर, बियॉन्ड बेसिक हाई लेवल ग्रॉस प्रॉफिट नंबर्स जो आपको बैक ऑफ योर हैंड है, वो छोड़ के अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि मेरा स्पेंड कितना हो रहा है, कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, मेरा बजट वर्सेस एक्चुअल क्या है, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. कैश फ्लो एक्चुअली कहाँ पे स्टक हो रहा है, बैलेंस शीट पे 2 करोड़ का प्रॉफिट है, आई मीन इन योर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बट बैंक में 20 लाख का भी बैलेंस नहीं है, कहाँ पे पैसा स्टक है, ये अगर आपको नहीं पता है तो then you are not really understanding your numbers. And this was a classic case with this company. CFO Pulse helped them in starting first stage कि as I said कि जो stages है उस हिसाब से हमने identify किया कि यार इनके data entry accurate हो रही है. वहाँ से लेके then we help them build a good reporting systems. And then month to month हम उनकी performance review करते गए. So slowly चीजें streamline होती गई. When I'm saying streamline होती गई मतलब indirectly actually उनके accountant को एक robustness आया, because now they know कि the expert is sitting on their head, getting the things rightly punched in the accounting software, getting rightly tracked, getting rightly reported, and then getting rightly presented to the management. Okay. In the form of dashboards and reports, and फिर एक expert advisory area उसके top बैठ के कि सर ये when I'm walking you through your financial, I'm making you understand exactly where is your money locked, okay, how we can unlock it, where it is stuck, are we overpricing, underpricing, margins हमारे हिल रहे नहीं हिल रहे, कहाँ पे हमने sudden spend कर दिया. So इस कंपनी के केस में there was a classic example कि इन्होंने प्रॉफिट्स और जो रिसेंट बिजनेस से पैसा बना था थ्रू सेल्स,
सो एक कैश फ्लो क्रिएट हुआ था, वो कैश फ्लो यूटिलाइज किया एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंस प्लान करने में, ओके, ऑफिस एक्सपेंशन कर दिया। सो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे खर्चे करोगे जहाँ पे यू आर नॉट प्लानिंग, सो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस शुड बी प्लान टू लॉन्ग टर्म सोर्सेस। If you are spending out of short term money, then it will gonna create a huge problem for you. तो इनके साथ ऐसे हुआ, फंस जाएगी कंपनी पूरी। कंपनी फंस सकती है, इमीडिएटली आपके पास फिर कैश फ्लो क्रंच आ सकता है, तो वो मैनेज करने के लिए फिर यू विल हैव एंड अप यूटिलाइजिंग CCOD या यू विल बोरो मनी, और ऐसी चीजें होती रहती। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में। स्टार्टअप्स में हमने और ही अलग सिचुएशंस देखे कि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सैलरी गिवन टू नॉन ऑपरेटिव फैमिली मेंबर्स या मनी विड्रॉन बाय डायरेक्टर्स उनके खुद के खर्चे के लिए फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, सम फैमिली मेडिकल इमरजेंसी बीइंग फंडेड थ्रू कंपनीज मनी, कंप्लीटली मेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए। अगेन स्टार्टअप्स में इंफॉर्मेशन लीकेज भी बहुत होता है, बिकॉज बहुत लीन टीम पे ऑपरेट करना चाहते हैं। सो ओनर बिजनेस भी कर रहा है और वीकेंड को बैठ के अकाउंटिंग भी कर रहा है। तो जब वो वीकेंड पे बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस मिस आउट हो जाते हैं। कभी कभी पर्सनल अकाउंट से कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो दे आर नॉट कैप्चर्ड इनटू बुक्स। आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर हो, हसल कर रहे हो, करेक्ट, यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, इन्वेस्टर मीटिंग कर रहे हो, तो व्हेन यू आर डूइंग दिस फॉर अ बिजनेस, करेक्ट, ये भी खर्चे हो रहे हैं। Nobody is capturing that. Meeting, traveling, accommodation, stay, फलाना ढिंकाना जो भी खर्चे हो रहे हैं, either they get partially captured or they don't get captured at all. Okay. Again startup में वो discipline lacking हमने देखा है कि investors को जो numbers देखने हैं, इनके पास उस हिसाब से एक KPI driven reports ready ही नहीं है। What these guys do end up fumbling at कि strong traction है, अच्छे फाउंडर्स है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बट दे डोंट हैव गुड नंबर्स टू बैक इट। क्लीन रिपोर्ट्स नहीं है, मेसी बुक्स ऑफ अकाउंट से ऐसे सारे पर्सनल प्राइवेट बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्सअप हो चुके हैं। यू आर बाउंड टू गेट रिजेक्टेड एट अ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। कितने तो स्टार्टअप शार्क टैंक्स में डील मिलने के बाद भी when actual money has to be transferred, obviously what we look at is a 1 hour episode, but at the back end उनको बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस करने हैं। शार्क्स विल नॉट गिव यू मनी जस्ट लाइक दैट। सो जब ड्यू डिलिजेंस की बात आती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद या फाइनेंशियल नंबर्स देखने के बाद या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो नंबर्स वहाँ पे स्क्रीन पे बोले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अगेन आई एम नॉट सेइंग दे आर फूलिंग और दे आर ट्राइंग टू कुछ बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फेक नहीं है कुछ। प्रॉब्लम ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में राइटली इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, डेटा लीकेज है। एंड सेकेंडली जस्ट डेटा एंट्री की जा रही है, जैसे मैंने बोला, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो अच्छे MIS रिपोर्ट्स नहीं बने हैं जो आपके इन्वेस्टर्स को देखने हैं, उनको मॉनिटर करना है, तो वो KPIs क्या होने चाहिए वो भी नहीं पता है। सो ये डैशबोर्ड्स जितने ही आपके लिए, आपके कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इन्वेस्टर्स को भी विद इन वन सिंगल स्क्रीन उनको पता चल जाता है, अच्छा ये चालू है कंपनी का, मेरा इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में। सो कभी कभी जो इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशंस में जाता है या फिर कुछ अलग चीज़ों पे उसका ध्यान रहता है, और जो एक्चुअल आपने पाया है वो छोड़ के जो 2-4 चीज़ें छूट जाती है उस पर ज़्यादा फोकस बन जाता है, जिसकी शायद से उतनी ज़रूरत भी नहीं थी डिस्कस करने के बारे में। बिल्कुल। नाउ योर डैशबोर्ड्स आर हेल्पिंग in that scenarios also. Absolutely. So बहुत सारे VC, micro VCs या angel investors है, even they want our services. So बहुत सारे startups हमारे जो client है, we are recommended by their investor itself. Okay. क्यों? क्योंकि 2 से 3 चीजें हमें इंश्योर कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, जो एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वही वहाँ पे दिख रही है। सेकेंडली रियल टाइम है, तो मैनिपुलेशन करने का, डेटा मैनिपुलेशन करने का बहुत कम चांस है। जो एक्चुअल नंबर्स है वो दिखेंगे और वो उस हिसाब से दिखेंगे जिस हिसाब से इन्वेस्टर को देखना है। करेक्ट। कि मनी कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, रनवे कितना बचा है, जो चीज़ों पे स्पेंड होना चाहिए वहाँ पे हो रहा है, या कुछ पर्सनल व्हीकल्स परचेस की जा रही है या पर्सनल एसेट्स खरीदे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ कंपनी, एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है। कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो रही है, हेड काउंट किस स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अगेन प्रोडक्ट में
सबसे बड़ी चीज़ हमें आजकल एक रेशियोज हमें पूछे जाते हैं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर रिपीट रेट कितना है, कस्टमर स्टिकीनेस या कोहोर्ट कितना है. सो ये चीज़ें और यूनिट इकोनॉमिक्स हमने देखा है, बहुत पॉपुलर टर्म हो गया ना. यूनिट इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है वो बताइए. तो वी कैन ब्रिंग दिस लाइव, ओके, यू कैन ट्रैक इट, यू कैन वॉच इट. विजिबिलिटी आ सकती है ये फाइनेंशियल नंबर्स की कि आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं. एक डैशबोर्ड की लिंक शेयर कर दी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर लॉग इन करेगा एंड फाइनेंशियल नंबर्स उसको अपने आप दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली. एंड लुक एट द ईज which this brings in. So again, just putting up these numbers will not end the cause, but at least investor को एक visibility है आपके numbers पे. Okay. उसके बाद as a CFO obviously we will help them in guidance, strategic data driven decision making करनी ही है, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग प्लानिंग करनी है, कितना बजट रखना है, मार्केटिंग में कितना स्पेंड कीजिए, एक कंट्रोल भी रखना है. तो इस सारी चीज़ों में तो CFO का रोल आने ही वाला है. So that's why investor organization like a CFO Pulse to be there associated with the startups. Again, being a fractional or virtual CFO, we are not costing you as pricey as the full-time CFO would. Correct. So it's a win-win situation for the startup founders as well as investors as well as for CFO Pulse. Okay, great. Okay, so हमें कब पता चलता है बिजनेस के कौन से स्टेज पे कि अब हमें वर्चुअल CFO या CFO की जरूरत है? आपको रेड फ्लैग्स दिखना चालू हो जाएंगे. बेसिकली आपको ऐसे दिख रहा है कि बिजनेस की ग्रोथ एक जगह पे स्टक हो चुके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया स्टैग्नेंट हो चुके, या फिर बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, जिस स्पीड से सेल्स ग्रो हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड से आपके एक्सपेंसेस ग्रो हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं. तो पहले आप लेट्स से 10 करोड़ का बिजनेस करने के बाद 1-1.5 करोड़ का कुछ प्रॉफिट कर रहे थे एट 15% मार्जिन. नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं. 1.5 करोड़ ओनर घर पे लेके जा रहा है बेसिकली. वही बिजनेस 10 का 20 करोड़ होने के बाद मार्जिन सीधा 50% से ड्रॉप हो गए. ओके, सडनली 20 करोड़ करने के बाद भी 2-2.5 करोड़ ही लेके जा रहे हो. आइडियली वही ग्रोथ रेट से 3 करोड़ लेके आना चाहिए था प्रॉफिट. सो कहीं पे आपको ये सिम्टम्स दिखने चालू हो जाएंगे. फिर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिखेंगे जैसे कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत इशू आ रहा है. ओवर द पीरियड आपका सेल्स ग्रो हो रहा है बट आपकी डिपेंडेंसी ऑन ओडी और सीसी बढ़ते जा रही है. ओके, बिजनेस बढ़ रहा है बट आपका हर 6 महीने बाद बैंक को एक एप्लीकेशन जा रहा है कि मेरी सीसी लिमिट बढ़ानी है, या आप लोन्स बढ़ाते जा रहे हो. सो बिजनेस बढ़ रहा है बट उस ग्रोथ के साथ बैलेंस शीट पे डेट बढ़ रहा है, लिवरेज होते जा रहा है. कई बिजनेस में ये देखा जाता है कि बिजनेस अच्छे पेस से बढ़ रहा है और उसके साथ एम्प्लॉयज की सैलरीज या उसके रिलेटेड कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं. सो ऑपरेशनली शायद हम लोग ज्यादा हेवी हो रहे हैं, या यू डोंट नो कहीं पे कॉस्ट लीकेजेस हो रहे हैं. सो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स है जिससे आपको शायद ये अंदाज आ सकता है कि हाँ कहीं पे बिजनेस तो ग्रो हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, जो भी है, बट मेरा जो एक कंट्रोल है या मेरी विजिबिलिटी है बिजनेस के नंबर्स पे वो कम होती जा रही है. तो इस टाइम पे हमें वर्चुअल CFO ऑनबोर्ड करना चाहिए? हाँ, नॉट नेसेसरीली इस टाइम पे इमीडिएटली वर्चुअल CFO एंड पे करो, क्योंकि मैंने जो बताया ना वो इंडिकेटर्स है. देखो आप बीमार होते हो, आपको फीवर आया, फीवर इज नॉट एक्चुअल डिजीज, फीवर इज एन इंडिकेटर. करेक्ट. आप ये नहीं बोलोगे कि फीवर आया तो चलो मुझे कोविड हुआ है. करेक्ट. टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कोविड ऑल्सो कैन बी रीजन एंड देयर कैन बी मेनी अदर रीजन. सो फीवर इज ए इंडिकेटर. जो मैंने बताया कैश फ्लो लीकेजेस, कॉस्ट इंक्रीज, मार्जिन्स के इश्यूज, हाई इन्वेंट्री, या कंटिन्यूस इंक्रीज इन योर डेट या लोन बढ़ते ही जा रहा है, ये इंडिकेटर्स है. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसके रूट कॉज क्या है. ओके. तो जैसे फीवर आता है ना, बार बार फीवर आ रहा है तो आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा के लीजिए. करेक्ट. एंड वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कल्चर टेस्ट जो भी कर रहे हैं उसमें उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, पैथोलॉजी का रिपोर्ट आता है, उसके बेसिस पे डायग्नोसिस किया जाता है कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है, और फिर आपको मेडिसिन दिया जाता है ना. करेक्ट. करेक्ट. बिजनेस भी हुई है, बिजनेस का भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर है जो CFO पल्स है. ओके. सो CFO पल्स क्या करेगा, आपका एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेगा. ओके. जिस दिन आपको पता है कि आपको ये सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स मैंने बताया उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. बेसिकली ओनर को पता है कि मेरे बिजनेस में कोई चैलेंज है, जो चैलेंज क्या है ये मुझे एग्जैक्ट रूट कॉज पता करना है. तो उनके लिए है CFO पल्स का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप.
ओके यस सो ये हेल्थ चेकअप में गैप एनालिसिस होगा। तो जैसे मैंने बोला ब्लड टेस्ट करेगा डॉक्टर तो बताएगा यार हीमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या डायबिटिक दिख रहे हो आप, शुगर प्री डायबिटिक दिख रहे हो, शुगर लेवल बढ़ रहा है, या इट कैन बी एनी अदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है जिसके वजह से XYZ प्रॉब्लम हो रहा है। या चेस्ट पेन हो रहा है तो ये नहीं जाके मैं सीधा कार्डियोलॉजिस्ट पे गया और मेरी हार्ट कर दो ऑपरेशन। ऑब्वियसली नोबडी डज इट। तो ECG होगा, 2D इको होगा, एंजियोग्राफी होगी, बहुत सारे एनालिसिस होंगे, पैरामीटर स्टडी किए जाएंगे और फिर बताया जाएगा कि ये ट्रीटमेंट है। उसी हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं। सो ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप एक डिटेल गैप एनालिसिस है और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका एग्जैक्ट कॉज क्या है, कंसर्न क्या है, एंड देन वी प्रॉब्ली डिसाइड। तो वर्चुअल CFO सर्विस है या CFO पल्स का जो भी 4 स्टेज मॉडल है, ये एक दवाई है, मेडिसिन है। करेक्ट। बट ये मेडिसिन उसी लिए है अगर वो प्रॉब्लम्स उसके रिलेटेड है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी बिजनेस व्हिच इज फेसिंग अ चैलेंज इज माय पोटेंशियल क्लाइंट और व्हिच रिक्वायर्स अ CFO पल्स की सर्विसेज, नॉट नेसेसरी। But most of them would require because financially driven decisions making में ही issues होते हैं। and जितने भी business देखोगे आप fail हुए हैं, they are all fail because there is some mismanagement in finance। करेक्ट। जो भी बैंक करप्ट हो रहे हैं, biggest of the biggest कंपनी से लेके छोटे कंपनी से, poor financial health is the only reason। so financial health checkup will tell you how is your financial health। बट जैसे आपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप को डिस्क्राइब किया, करेक्ट, वो और ऑडिट जो आप मंथली या क्वार्टरली करते हो, करेक्ट, वो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर ऑडिट? इट इज स्टार्क डिफरेंट। मतलब बहुत बड़ा फर्क है बिटवीन दी रेगुलर ऑडिट्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। रेगुलर ऑडिट का जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट किया जाता है कि आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। तो रेगुलर ऑडिट का प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर रहता है। मतलब जो भी कुछ हुआ क्या वो ऑन पेपर आ गया है? हाँ, और वेदर इट इज कंप्लाइड विद एंड इट इज एज पर राइट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस लॉज के हिसाब से है क्या। सो दे विल इंश्योर कि आपने करेक्ट अकाउंटिंग करके बुक्स दिखाए है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस या अनलॉफुल एक्टिविटीज। आई एम नॉट सेइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज डायरेक्टली, बट देयर मेन पर्सन इज कि यहाँ पे कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम नहीं है। ओके, बिकॉज ऑडिटर का वो एंगल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं पे फेक एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस नहीं दिखाए। सो ये बहुत रेगुलेटरी ड्रिवन चीज है जहाँ पे इट इज डन टू इंश्योर कि द राइट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड, कहीं पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ठीक है। और इस हिसाब से जो टैक्स आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट, तो वो भी करेक्ट पे करो, बिकॉज कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, इसका मतलब आपने टैक्स इविजन किया है। सो ऑडिटर की ड्यूटी है, it is his duty to ensure that the company is disclosing the correct financials and then they are disclosing the correct numbers to the regulators। आपने TDS गलत कट कर दिया तो ऑडिटर पॉइंट आउट करके बताएंगे। करेक्ट। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस वुड बी टू चेक ऑल दिस, बट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप इज अ वेरी बिग थिंग। इन फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप व्हाट वी सी कि आपने बहुत सारे कंपनीज में देखा रहेगा कि हम पेमेंट के लिए कॉल करते हो, सामने से हमें ये आंसर दिया जाता है कि आज हमारा अकाउंटेंट मंगेश ऑफिस में नहीं है, वो मंगलवार को आएगा तो आपको मंगलवार को पेमेंट किया जाएगा। सो इफ यू आर हियरिंग दिस देन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन पीपल ड्रिवन है। करेक्ट। मंगेश नहीं आया है तो वेंडर के पेमेंट नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होगी। सो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में ये भी देखा जाता है कि आप सिस्टम ड्रिवन कितने हो, पीपल ड्रिवन कितने हो, आप सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हो या आपने अच्छी रिपोर्टिंग सिस्टम बनाई है, आप कितने MIS ड्रिवन हो, कितने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कितने कर रहे हो, बजटिंग बना रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग 3 से 4 साल का आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा लेके एक फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करते हैं कि आप किस तरह से ग्रो हुए हो वर्सेस इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हुई। ओके। इनफैक्ट इफ यू टेल मी आपके ये टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, ये टॉप 4 आपके द क्लियर कॉम्पिटिटर्स है, तो हम उनका भी फाइनेंशियल डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल डोमेन से अवेलेबल है उसको निकाल के वी विल डू द कॉम्पिटिटर मैपिंग एंड एनालिसिस। अच्छा।
So this is the beauty of financial health checkup. Financial health checkup is goes lot beyond than the audit. Okay. Because audit का पर्पस काफी रेगुलेटरी ड्रिवन है. फिनेंशियल हेल्थ चेकअप का पर्पस मुझे किसी को रेगुलेटरी रिपोर्ट नहीं करना है. मैं कर रहा हूँ, एक ओनर को समझ में आना चाहिए कि उसका बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है, एंड टू क्रिएट अ वैल्यू आउट ऑफ दैट हेल्थ चेकअप रिपोर्ट. So I need to go in lot deep in terms of my analysis. Okay. So Yes. if I summarize this, एक हम सब चीजें appropriately structured है ये देखते हैं. Correct. कहाँ पे कुछ lacunas है हमारे financial plannings में ये चेक करते हैं. Right. थर्ड थिंग, हम competitors क्या कर रहे हैं, आप क्या स्टेज पे हो, उनके Correct. पास क्या प्रैक्टिसेस राइट हो रही है, आपके पास Correct. क्या गलत चीजें हो रही है. Correct. not only in terms of financials but operations के situations में और अलग अलग scenarios में इसके बारे में भी आप insight देते हो. And after that you also suggest कि क्या करना चाहिए. Absolutely. So हेल्थ चेकअप डजंट स्टॉप कि ये प्रॉब्लम्स है. यू नो, हेल्थ चेकअप्स में द एंड इज ऑलवेज विद द रिकमेंडेशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड. एंड जब हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट प्रेजेंट होता है तो बहुत सारे Q&A क्वेश्चंस आंसर्स चलते हैं बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड अस, and we help them understand and walk through this report. So health checkup का one of the simple case study example मैं बोलूँगा. एक client का हमने health checkup किया था. Their competitors were in the industry for 20 years, 10 years, and this company was there for around 7-8 years. This company was doing, I mean, the turnover which was similar to the competitors जो 20-25 साल से business कर रहे हैं. So they were happy, but what we help them understand कि जो 20 साल पुराना कॉम्पिटिटर है उसने अगर 200 करोड़ का बिजनेस किया है तो उसने 25 करोड़ के रिजर्व्स भी बनाए हैं. करेक्ट. मतलब वो सारा प्रॉफिट घर पे नहीं लेके गया, उसने कंपनी में रखा है. एंड अगर आपका आपके कॉम्पिटिटर के बैलेंस शीट पे रिजर्व्स है अच्छे खासे, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि वो आगे वाले आने वाले फ्यूचर कोई भी किसी भी बुरे दिन के टाइम पे वो खड़ा रहेगा, सिचुएशन के लिए वो खड़ा रहेगा क्योंकि उसके पास रिजर्व्स है. या कोई अपॉर्चुनिटी आई तो वो उसको पहले सीज करेगा. करेक्ट. आपसे पहले सीज करेगा क्योंकि उसके पास रिजर्व्स है. पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आएगी तो खड़ा रहेगा. वॉर हुआ, क्राइसिस हुआ, डिस्ट्रेस में कोई कंपनी खरीदने को मिली तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू दैट. करेक्ट. आपने भी उतना ही सेल्स किया, प्रॉफिट भी उतना ही किया, उससे ज्यादा किया इनफैक्ट, बट आपकी कंपनी में 3-4 करोड़ के रिजर्व्स. सो 20 करोड़ में वो रिजर्व्स में आपके आ गया, आपने वो 20 करोड़ घर पे लेके गए. शायद अब तक आपने स्पेंड किए होंगे, बंगलो बनाए रहेंगे, एसेट्स बिल्ड किए रहेंगे, व्हाटएवर यू हैव डन. माय पॉइंट इज दैट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वी विल टेल यू फ्रॉम लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स डेटा कि व्हाट इज देयर सैलरी स्पेंड बजट वर्सेस द सेल्स एंड व्हाट इज मार्केटिंग बजट दे आर हैविंग. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस वो कितना स्पेंड करें, हम कितना करें, उनका ट्रैवल बजट कितना है. अच्छा, उनके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बजट है. आपने तो कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट का भी बजट होना चाहिए. सो सच थिंग्स कैन बी रिवील्ड. एज आई एम सेइंग, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप इज वेरी डिटेल्ड and there are no limitation to what extent financial health checkup can reveal. But I do believe in today's stage, if you are a small and medium sized company clocking a turnover which is let's say 10-20 करोड़ जो भी कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप stagnant हो चुके हो या चैलेंज आ रहा है for a next stage of a growth, then financial health checkup might be first thing to start. Yeah, great. This is very in-depth, in detail analysis of your company, right? Absolutely. And once this financial health checkup is done, now उनको तो पता चल गया this is the issues and Correct. ये मुझे करना है. अब इसके आगे क्या? तो ये बात हुई ना कि पैथोलॉजी के रिपोर्ट से पता चल गया कि इशू क्या है, डायग्नोसिस क्या है, अभी डॉक्टर दवाई देगा. सो लाइक दैट CFO Pulse will give you medicines in the form of CFO services. And with the 4-stage model, under that 4-stage we have different modules of services and we will decide based on the gaps which we have identified. Not every business, one solution fits for all नहीं है. Correct. हर बिजनेस का प्रॉब्लम अलग है, उनके चैलेंज अलग है, तो उस हिसाब से हमें कस्टमाइज CFO सर्विसेज उन्हें देनी और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सो जैसी बीमारी वैसी दवा, इट्स लाइक दैट. ग्रेट. सो ओमकार जी, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. आपने बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है आज हमें रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, रिगार्डिंग व्हाट यू डू एज अ वर्चुअल CFO.
what things that CFO Pulse is bringing in the market. 100% काफी सारे बिजनेसेस को आपके इस सर्विस की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होगा. Yes. टिल द टाइम आप CFO Pulse के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और CFO Pulse के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए. थैंक यू. आई एम योर होस्ट रोहन बनकर एंड वी हैव आवर गेस्ट ओमकार डुमरे जी ऑन आवर पॉडकास्ट.